दोस्तों, अब आप जानकारी लेंगे अंग्रेजी गवर्नर और भारत में उनके द्वारा किए गए कार्य। तो देखेंगे, एक तरफ देखेंगे कार्य और एक तरफ लिखेंगे गवर्नर या किसने कार्य किए थे। तो कार्य में राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति को बोला जाता है विलय का सिद्धांत या विलय की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये चालू करे थे लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति, इसी को बोला जाता है विलय की नीति अथवा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो राज्य हड़प नीति प्रारंभ की थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले 34 किलोमीटर मुंबई से थाड़े के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में प्रथम रेलगाड़ी का प्रारंभ, भारत में प्रथम रेलगाड़ी प्रारंभ किया था। ये भी लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये कहाँ से कहाँ तक? ये 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। पहली गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन और इसके इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसके इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, जो आज भी म्यूजियम में रखा हुआ, और पहली गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन। ये लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप जो दिया था, डाक व्यवस्था का सुदृढ़ रूप जो दिया था और डाक टिकट जो जारी किया था, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन लागू किया था। द्वैत शासन, भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन लागू किया था। ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन का प्रारंभ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और द्वैत शासन पर जो रोक लगाई थी, द्वैत शासन पर रोक, इसे रोक लगाई थी, वह लगाई थी वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला गवर्नर आता है वारेन हेस्टिंग्स, वह द्वैत शासन को खत्म कर देता है। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक ये होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक होता है। सबसे पहले भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ करता है। अगर बात करी जाए सिविल सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, जब भारत में सर्वप्रथम कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ था वह अंग्रेजों की तरफ से हुआ था, और वह हुआ था 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो एसएससी जीडी का सन 2012 का पेपर हुआ था, उसमें यही पूछा गया था कि भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन कब हुआ, तो 1773 में हुआ था। लेकिन बाद में जो सिविल सेवा का जो परीक्षा प्रारंभ कर दी गई, तो उसके तहत कुछ पदों को जो प्रारंभ किया गया था वह सिविल सेवा के तहत किया गया था। तो भारत में सिविल सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जबकि भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1773 में जब। तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक, भारत में न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा को जो प्रारंभ की थी, भारत में न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक था, वह था वारेन हेस्टिंग्स। इसने सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स, इसने सर्वप्रथम कलकत्ता में, वारेन हेस्टिंग्स इसने सर्वप्रथम कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना करी थी। और इसका पहला जो जज बनाया गया था वह बना था जॉर्ज इम्पे। जो पहला जज बना था वो बना था जॉर्ज इम्पे पहला जज बना था। और भारत में स्थायी बंदोबस्त
का प्रारंभ किया था? ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। स्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था, ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्थायी बंदोबस्त। भारत में जो सहायक संधि का प्रारंभ किया था, सहायक संधि, भारत में सहायक संधि का प्रारंभ किया था, ये क्या था? लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में सहायक संधि का प्रारंभ लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? भारत में सभी भाषाओं में, अवध, बंगाली, पंजाबी, सभी भाषाओं में अपने अपने समाचार पत्र, मराठी, तेलुगु, सभी भाषाओं में अपने अपने समाचार पत्र निकलते थे जो अंग्रेज़ों के प्रति घोर निंदा करते थे। तो एक बार एक गवर्नर के अधिकारी ने, वह 2 भाषाओं का ज्ञाता था, वहाँ की भाषा बंगाली भी जानता था और यहाँ पर मतलब अंग्रेजी भी जानता था, तो उसने बंगाली भाषा का उनकी बुराई जो मतलब पढ़ी, वह बुराइयों को अंग्रेजी भाषा में उसने बदल के सुना दी। जब ये लॉर्ड लिटन ने अपनी बुराइयाँ, घोर निंदा अपनी जब न्यूज़पेपर में जब सुनी, तो उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया और जिसके तहत अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में जितने समाचार पत्र निकलते थे, उन सबकी प्रेसें जब्त करने का आदेश दे दिया। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत एक पुस्तक थी शिशिर कुमार घोष की, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष की पुस्तक थी अमृत बाजार पत्रिका, जिस पत्रिका का संपादन बंगाली भाषा में हुआ करता था। तो उसने अपनी रातों रात भाषा को चेंज कर दिया, उसने अंग्रेजी भाषा कर ली थी। तो उसमें सभी प्रेसों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका की प्रेस को जब्त नहीं किया गया था, ये जब्त करने से बच गई थी। तो परीक्षा में कई बार पूछी गई है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ऐसी कौन सी पुस्तक या पत्रिका थी जिसने अपनी रातों रात भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर दी थी? वह थी अमृत बाजार पत्रिका। यह थी शिशिर कुमार घोष की, शिशिर कुमार घोष की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लगाया था लॉर्ड लिटन ने, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो मुक्त किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुक्त किया था, ये किया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ से हटा दिया था, अर्थात प्रेस का मुक्त दाता प्रेस का मुक्त दाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने। भारत में प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना कराई थी, ये कराई थी लॉर्ड मियो ने। प्रथम जनगणना कराई थी, जबकि भारत में दशकीय जनगणना विधिवत रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनगणना कराई गई थी, वह लॉर्ड रिपन ने कराई थी। तो दशकीय जनगणना का जो प्रारंभ किया था, दशकीय जनगणना प्रारंभ किया था, वह तो लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने भारत में दशकीय जनगणना का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ किया था, यह किया था लॉर्ड मैकाले ने। इसी ने एक थ्योरी दी थी अंग्रेजी शिक्षा। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा इसने केवल उच्च वर्गों को पढ़ाने के लिए प्रारंभ करी थी। तो इसने एक सिद्धांत दिया था फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्पंदन का सिद्धांत, मतलब उच्च वर्ग के व्यक्तियों को छांट कर अलग किया जाए, केवल उन्हीं को अंग्रेजी सिखाई जाए। तो इसने भारत में फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रारंभ की, फिल्ट्रेशन थ्योरी शिक्षा के लिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी अथवा इसी कहना चाहिए निस्पंदन का सिद्धांत, ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रारंभ किया था। निस्पंदन का सिद्धांत ये भी चालू किया था लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था और अंग्रेजी शिक्षा का ही एक निस्पंदन का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, ये लॉर्ड मैकाले ने दी थी।
इसने कहा था भारतीय सकल सूरत से तो इंडियन हो, लेकिन सोच विचार में और भाषा लैंग्वेज में ये अंग्रेज होने चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को भारत में इनकी भाषा में बात करने में परेशानी होती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है, वह अंग्रेज शिक्षा को अनिवार्य कर देता है और प्रत्येक वर्ष 1833 चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में प्रति वर्ष अंग्रेजी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए अनिवार्य कर देता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य, भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य, भारत में अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य, भारत में शिक्षा अनिवार्य करी थी, ये करी थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अच्छा, भारत में सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी वह भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा पर रोक भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी भारत में सती प्रथा पर। और भारत में शिशु वध बलि प्रथा पर जो रोक लगाई थी वह अंतिम रूप दिया था, वह भी दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। तो भारत में शिशु वध प्रथा, शिशु वध प्रथा, शिशु वध प्रथा, इसमें कन्याओं का वध किया जाता था, यहाँ पर कन्याओं को मार के फेंक दिया जाता था। तो भारत में शिशु वध प्रथा पर रोक, शिशु वध प्रथा पर रोक। बताया जाता है कि जो पंजाब के एक राजा थे, राजा दिलीप सिंह, इनकी 2 बहनों को मारकर एक बोरी में बंद करके इनकी आंखों के सामने नदी में फेंक दिया गया था। तो पहली बार शिशु वध पर रोक जो लगाई थी वह राजा दिलीप ने ही लगाई थी। ये पंजाब के एक शासक थे राजा दिलीप, उनके समय में लगाया गया था। तो उसके बाद भारत में शिशु वध प्रथा पर जो कानूनी कार्रवाई जो करी थी, अंतिम रूप दिया था, वह दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत में नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी, नर बलि प्रथा पर रोक लगाई थी, वह भी लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। नर बलि प्रथा पर पहले व्यक्तियों को या किसी पुरुष को पकड़ के और देवी के सामने गर्दन काट के चढ़ा दिया जाता था, ये थी नर बलि प्रथा, इस पर रोक लगाई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने ही भारत में जो बंगाल विभाजन होना था इस पर रोक लगाई थी 1911 में। तो बंगाल विभाजन पर रोक, बंगाल विभाजन पर रोक, बंगाल विभाजन पर लगाई थी, यह भी लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग ने। जब ये बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन करने की जो घोषणा करी थी ये करी थी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने, ये करी थी लॉर्ड कर्जन ने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी। बाद में लॉर्ड हार्डिंग आते हैं 1911 में, तब ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वह था लिनलिथगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो गवर्नर था वह था लिनलिथगो। अच्छा, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर था वह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटेन का पीएम प्रधानमंत्री था वह था पामर्स्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामर्स्टन जब 1857 की क्रांति हुई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। भारत आज़ाद के समय, भारत आज़ाद के समय ब्रिटेन का
पीएम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी का था, उसमें ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर चुनाव 1945 में चुनाव हुए थे। 1945 में चुनाव हुए थे, तब इसने घोषणा कर दी थी अगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो भारत का अपना संविधान होगा और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत भारतीयों के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो 1945 में बहुत बड़ी बहुमत से लेबर पार्टी की सरकार बनती है। तो क्लीमेंट एटली अपने ही कैबिनेट के 3 व्यक्तियों को भारत में भेजता है, जो कैबिनेट मिशन के व्यक्ति कहे जाते हैं। 3 व्यक्तियों को भेजता है, उसका मुखिया होता है, कैबिनेट मिशन का मुखिया होता है सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में 2 व्यक्ति और आते हैं, अर्थात कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 व्यक्ति होते हैं, एक मुखिया और 2 अन्य व्यक्ति होते हैं। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर 2 व्यक्ति साथी होते हैं और सर पैथिक लॉरेंस इसके कैबिनेट मिशन के मुखिया होते हैं। तो भारत में उनके तहत पहले संविधान बनना प्रारंभ होता है और 15 अगस्त 1947 को क्लीमेंट एटली द्वारा भारत आज़ाद करा दिया जाता है। जब भारत आज़ाद होता है उस समय भारत का जो गवर्नर होता है वह होता है माउंटबेटन। तो भारत आज़ाद जो होता है वह माउंटबेटन योजना के तहत भारत को आज़ादी मिलती है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वह था विंस्टन चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में ब्रिटेन का प्रीमियम था, वह था विंस्टन चर्चिल। पीएम था विंस्टन चर्चिल, उसमें ब्रिटेन का पीएम था विंस्टन चर्चिल। अच्छा, इन अंग्रेजी गवर्नरों ने भारत में कृषि पर लगान 3 प्रकार से लागू करी थी। तो कृषि पर लगान की 3 व्यवस्थाएं थी। एक थी महालवाड़ी व्यवस्था और एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक थी स्थायी बंदोबस्त। तो ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त ये किन किन ने प्रारंभ करी थी? तो महलवाड़ी व्यवस्था करी थी हॉल्ट मैकेंजी ने। महलवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था हॉल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में थॉमस मुनरो ने प्रारंभ करी थी। और स्थायी बंदोबस्त लगान की जो व्यवस्था थी ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। भारत में कलकत्ता से दिल्ली का जो राजधानी परिवर्तन हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन भी कलकत्ता दिल्ली राजधानी परिवर्तन भी हुआ था, वह लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। ये किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। एकमात्र अंग्रेजी गवर्नर जिनका मकबरा वर्तमान में भारत में है वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है।